सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली त्रयोदश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है यह है कि 9वें भाव पर ग्रहों का दृष्टि। हम लोग आज की कक्षा में 9वें भाव पर पढ़ने वाले सभी ग्रहों के दृष्टि फल के बारे में जानेंगे। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग भावों से जो दृष्टियां पड़ती है उस पर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि शनि देव ही होते हैं तो 3 जगह से दृष्टि दे सकते हैं। 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति है तो 3 जगह से दृष्टि दे सकते हैं। मंगल देव है तो 3 जगह से देख सकते हैं। तो अलग अलग भावों से देखने पर अलग अलग किस प्रकार के प्रभाव बनते हैं या फल होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूर्यदेव की बात करते हैं कि सूर्यदेव यदि 9वें भाव को देखेंगे तो क्या फल दे सकते हैं। तो यदि सूर्यदेव 9वें भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को क्या बनाते हैं। सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और काल पुरुष के कुंडली के अनुसार 9वें भाव में 9 नंबर की राशि बनती है, वह भी अग्नि तत्व की ही राशि है। हमारे प्रदेश के पुस्तक में जितने भी सूत्र बतलाए गए हैं अधिकांशतः सूत्र काल पुरुष की कुंडली को आधार मानकर ही बनाया गया है एवं बतलाया भी गया है। लेकिन हम सबों को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। वैसे सामान्यतः यदि सूर्यदेव देखते हैं तो 9वें भाव के सूर्यदेव कारक भी हैं। यह व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, आत्मबली बनाते हैं, दृढ़ निश्चयी बनाते हैं एवं सोचने समझने की क्षमता में विकास करते हैं। अगर यही सूर्यदेव तीसरे भाव में नीच की राशि के हो, यानी कि यदि इनकी ऊंची की दृष्टि पड़ रही हो या धनु राशि हो या इनकी अपनी राशि हो, अगर इनकी अपनी राशि होगी तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक ही है, तो भी यह व्यक्ति को फैसला लेने की क्षमता काफी बेहतर बना देती है। यदि कुंडली में और भी योग बन रहे हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जज बनने के या न्यायाधीश बनने के योग में एक योग यह भी है कि सूर्यदेव तीसरे भाव में हो या 9वें भाव में हो। अच्छी स्थिति, अगर 9वें भाव में सूर्यदेव के लिए अच्छी स्थिति की राशि है, यानी कम से कम इनकी नीच राशि न हो, वैसे ग्रह जो सूर्यदेव को शत्रु मानते हैं उनकी राशि न हो, तो सूर्यदेव को कौन कौन से ग्रह शत्रु मानते हैं सामान्यतः? तो सूर्यदेव को शुक्रदेव शत्रु मानते हैं। सूर्यदेव को शुक्रदेव शनि शत्रु मानते हैं एवं शनिदेव मानते हैं। तो शनिदेव की राशि हो या शुक्रदेव की राशि हो तो थोड़ी, या शुक्रदेव की तो खैर एक राशि जो 7 नंबर की होती है वह उनकी सूर्यदेव की नीचे ही राशि हो जाती है। एक वृषभ राशि है, यह अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे सूर्यदेव भले ही शत्रु राशि है परंतु यहाँ पर 2 नंबर की राशि पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। 2 नंबर की राशि पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप सभी अपने अपने कुंडली में देखें कि आपके कुंडली में वृषभ राशि कहाँ पे, भले ही उस राशि में चंद्रमा है न है, चंद्रमा देख रहे हो नहीं देख रहे हैं। वृषभ राशि में नवमांश कुंडली में भी वृषभ राशि में चंद्रमा हो न हो, D3 कुंडली में वृषभ राशि में चंद्रमा हो न हो, अगर वृषभ राशि आपके कुंडली के चाहे जिस भाव में हो, यदि वह भाव क्रूर दृष्ट नहीं है, 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 क्रूर द
क्रूर युक्त नहीं है, तो सामान्यतः उस भाव से संबंधित कार्यकलाप में आप देखेंगे तो पाएंगे कि चंद्रमा के गुण विकसित होते हैं आप में, क्योंकि चंद्रमा की वृषभ राशि उच्च की राशि होती है और कोई भी ग्रह चाहे कहीं भी बैठा हो अपने उच्च राशि का प्रभाव, अपने मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव देता ही देता है। कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि को देखे न देखे, अपने उच्च राशि को देखे न देखे, जब भी उनकी दशाएं आती है तो कुंडली में उनकी उच्च राशि या उनकी मूल त्रिकोण राशि जहां पे होता है वहां का वह कुछ ना कुछ फल अवश्य देते हैं। यदि सूर्यदेव की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, सूर्यदेव की दृष्टि यदि नवम भाव पर पड़ती है, ऐसे व्यक्ति, यह कौन सा भाव है? तो बड़े भाई से 11वां भाव, बड़े भाई का इच्छा का भाव है, बड़े भाई के इच्छा का भाव है। और इच्छा भाव पर विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि, सूर्यदेव को विच्छेदात्मक ग्रह भी कहा गया। जहां रहते हैं वहां से मन थोड़ा तोड़ते हैं, जहां रहते हैं देखते हैं वहां से मन थोड़ा तोड़ते हैं। तभी तो कुंडली के 7वें भाव में यदि सूर्यदेव होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती जाती रहती है। तो चूंकि 9वां भाव हमारे बड़े भाई का इच्छा भाव है, यहाँ पर दृष्टि सूर्यदेव का पड़ना, तो थोड़ा सा बड़े भाइयों से थोड़ा सा कम मन मिलना, या सूर्यदेव तीसरे भाव में बैठ करके, एक तो पराक्रम भाव में बैठ गए, इनकी ऊर्जा और बढ़ गई, और नवम भाव को देख लिए तो नवम भाव क्या है? छोटे साले का भी भाव है, तो साला से ही क्योंकि पत्नी का भाव यह हुआ। अगर पत्नी का भाव 7वां है तो यह छोटे साले का भाव हो। अगर यह पति का भाव है महिलाओं के लिए और सूर्यदेव यहाँ पर देख रहे थे, यह छोटे देवर का भाव हो, तो थोड़ा सा। लेकिन सूर्यदेव सात्विक ग्रह भी हैं। यदि तीसरे भाव से या नवम भाव को देखते हैं तो सूर्यदेव सात्विक ग्रह है और नवम भाव धर्म का है, तो धर्म के प्रति, आस्था के प्रति उसका विश्वास बढ़ता है एवं बुरे कर्म से बचने का प्रयास करता है। और साथ ही बार बार ईश्वर का नाम लेकर के कि हाँ यह काम करेंगे तो ईश्वर देखे ना, कोई देखे ना देखे, ईश्वर तो जरूर देखे, ऐसी बात को सूर्यदेव का यहाँ पे तीसरे भाव से नवम भाव को देखना, यह 12वें भाव का कर्म भूमि भी है। 12वें भाव का कर्म भूमि है। 12वें भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है आप सभी आदमी जानते हैं। तो व्यक्ति युवावस्था में कुछ सुखों से वंचित भी रह जाता है। नौवां भाव गुरु का भी है जो हमें शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। सूर्यदेव सात्विक ग्रह हैं, न्यायाधीश का ओहदा सूर्यदेव के ही पास में है, क्योंकि राजा ही न्याय करता है। और गुरु भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना व्यक्ति को निश्चयी बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है, आत्मबल से परिपूर्ण बनाता है, क्योंकि इसके पास में उस प्रकार का ज्ञान होता है। गुरुजन इसे सात्विक ज्ञान दिए हुए होते हैं जिसके कारण आत्मबल की वृद्धि होती है। तो यह तो हुए सूर्यदेव पर बातें। अब इसके बाद में हम चलते हैं चंद्रमा की बात करते हैं कि सूर्य के बाद में चंद्रदेव। तो यदि चंद्रमा तीसरे भाव से नवम भाव को देखता है, तीसरा भाव क्या है, चंद्रमा क्या है,
तो चंद्रमा बहुत तेज गति से चलने वाला ग्रह है और तीसरा भाव भी संचार का ही है। उस संचार भाव में चंद्रमा का होना यानी कि जो ग्रह में जिस प्रकार के गुण धर्म हो, तेजी से चलने वाला, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इत्यादि काम, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो चलंत होते हैं, उसमें चंद्रमा का विचार किया जाता है। वैसे संचार के प्रमुख कारक तो बुधदेव होते हैं। कम से कम चंद्रमा के गुण धर्मों के आलोक में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, कुछ मेल मिलता ही है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि चंद्रमा कहीं भी देखता है, चंद्रमा कहीं भी देखता है तो वहां अपने शुभ गुणों को ही बढ़ाता है। चंद्रमा किसी को शत्रु मानता ही नहीं। हाँ, केवल चंद्रमा की नीच राशि न हो। चंद्रमा भी बुद्धि के लिए देखा जाता है। जब पढ़ाई लिखाई की बात हो तो वहां पे यह देखा जाता है कि चंद्रमा ठीक ठाक है, मन में स्थिरता है कि नहीं है, क्योंकि यह धर्म भाव भी है, मंदिर भाव भी है, गुरु भाव भी है। तो व्यक्ति को बुद्धिमान भी यह बनाता है और निर्णय लेने की क्षमतावान बनाता है, और धार्मिकता व्यक्ति में काफी बढ़ जाती है। धार्मिकता व्यक्ति में काफी बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा सात्विक ग्रह है। साथ ही हमने कहा कि निर्णय अच्छा, तो निर्णय तो उसके अच्छे होते ही हैं, साथ में बड़े जल्दी से शीघ्रता से निर्णय लेता है। लेकिन लेकिन यदि विषम राशि यहां पर हो, यदि विषम राशि हो तो अच्छी बात नहीं है। यदि यहीं पे 9 नंबर की राशि विषम हो जाए, 1 2 9 10 11 12 1 2 3, तो यहाँ भी चंद्रमा विषम राशि में बैठा हुआ रहेगा और यहाँ भी विषम राशि को देखेगा। चंद्रमा चूंकि स्त्री ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, और स्त्री ग्रह का पुरुष राशि में बैठना और पुरुष राशि को देखना, यह थोड़ा स्वजनों से मनमुटाव को दर्शाता है। भाई बंधुओं से जो है वह थोड़ा सा मनमुटाव, अपमान इत्यादि को दर्शाता है। 9वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि व्यक्ति को कल्पनाशील भी बनाता है। व्यक्ति को आस्थावान, धार्मिक तो खैर सहज ही है, हमने भी बोला है अभी। चंद्रमा का 9वें भाव पर दृष्टि देना बहनों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि तीसरे भाव का चंद्रमा जिसके कुंडली में होता है, बहन होने की संभावनाएं अच्छी होती है या होने की संभावनाएं बनती है। परंतु आज के जमाने में यह प्रदेश करना या बोलना थोड़ा सा सशंकित करता है, थोड़ा सा सशंकित करता है। पहले के जमाने थे, कुछ फलादेश पहले के जमाने के नियम के आलोक में यदि हम लोग आज करते हैं तो वह फलादेश आज के जमाने में सटीक नहीं हो पाता। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। अब पहला संतान यदि यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह हुआ, तो लोग अब कहता है कि एक ही संतान ठीक है, 2 हो गए यही ठीक है, अब छोड़ो तीसरे की क्या बात है। आप सभी आज जितने विषय वस्तुओं की चर्चा हो रही है, आप सभी अवश्य अपनी अपनी कुंडली पर लगाकर देखेंगे कि यह प्रभावी हो रहा है या नहीं। अब आते हैं
तो आइए शुरू करते हैं। अभी अभी की विषय वस्तु है कि मंगल देव का नवम भाव पर अलग अलग भावों से, जैसे कि छठे भाव से, तीसरे भाव से एवं दूसरे भाव से, छठे भाव से चौथी दृष्टि, तीसरे भाव से सातवीं दृष्टि, दूसरे भाव से आठवीं दृष्टि, अलग अलग भावों से यदि मंगल देव नवम भाव को देखते हैं तो क्या फल हो सकता है। तो छठे भाव से यदि मंगल देव नवम भाव को देखते हैं तो यह आकस्मिक लाभ को तो दर्शाते हैं, परंतु यह जीवन साथी के लिए यह ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन साथी का भाव सातवां होता है। तो जीवन साथी के लिए सातवें भाव से छठे मंगल की स्थिति होना यह अच्छा नहीं होता। एवं नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। कई पुस्तकों में ऐसी बातें दी गई है, परंतु हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में बृहत्पराशर होरा शास्त्र के पन्नों के माध्यम से हम लोगों ने अध्ययन किया था। पितृ कष्ट यानी कि पिता को कष्ट, अरिष्ट हम बच्चे की कुंडली से कैसे देखें, तो वहां पे उस अध्याय में नवम भाव शब्द हम लोगों ने नहीं पढ़ा। जहां आवश्यकता पड़ी दसम भाव शब्द कई बार हम लोगों ने देखने को मिला, पढ़ने को मिला। बृहत्पराशर होरा शास्त्र की कक्षा में भाग ले, उस रोज की जो कक्षा में जो सदस्य लोग भाग लिए थे उनको यह बातें याद होगी। क्या यह बातें सही है? दसम भाव की चर्चा हुई थी या नवम भाव का भी हुआ था वहां पे पुस्तक में? दसम भाव का हुआ था गुरुदेव। नवम भाव पुस्तक में कहीं लिखा गया है? बृहत्पराशर होरा शास्त्र, अरिष्ट अध्याय। हाँ जी, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में अभी तक नहीं मिला है, अभी तक पितृ कष्टम अध्याय में नहीं मिला। चलिए ठीक, लेकिन फल दीपिका पुस्तक में तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नवम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है, दसम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार की बातें होती है। तो छठे भाव में बैठकर मंगल, छठा भाव किस कौन सा भाव होता है? तो यह झगड़ा का भाव है। किस चीज का भाव है? ऋण ऋण शत्रु तो शत्रु से झगड़ा होता है ना जी गुरुदेव, यानी कि मनमुटाव, शत्रु। अब शत्रु एक तो, अब झगड़ा के मनमुटाव के कारक कौन से ग्रह बनते हैं? मंगल मंगल बनते हैं। और वह उसी प्रकार के शत्रु वाले भाव में बैठ गए तो थोड़ा शत्रुता का गुण इनमें ज्यादा आ गया। और पापाग्रहों में यह नियम है कि यदि पापाग्रह जिस भाव को देखते हैं वहां के जीव तत्वों से थोड़ा सा मनमुटाव करते हैं, करवा देते हैं। तो अब यहाँ के जो नवम भाव से जो जीव तत्व बनते हैं उनसे मनमुटाव होना, यदि यही तीसरे भाव से देखते हैं तो पुस्तकों में तो आप वर्णित पाएंगे कि नवम भाव पर दृष्टि का फल जो मिलना है मंगल से वह तो मिलता ही है। नवम भाव में सात्विकता वाली बात आ जाती है। जिसके कुंडली में मंगल देव शुभ स्थिति में होते हैं वह व्यक्ति उतना ही उदार होता है। नवम भाव से भाग्य एवं धन का भी विचार किया जाता है। अगर यहाँ पे मंगल की अच्छी राशि हो जाए, मंगल की कम से कम नीच राशि न हो, मंगल को जो ग्रह शत्रु मानता है वह राशि न हो, अगर शनि की राशि हो जाए, मंगल को शत्रु कौन मानता है? केवल शनि ही शत्रु मानता है ना। सूर्य मित्र ही मानते हैं, चंद्रमा सम मानता है, बुध सम मानता है, गुरु मित्र मानता है, शुक्र सम मानता है, शनि शत्रु मानता है। अगर केवल मंगल की शत्रु राशि न हो तो यह धन के क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक तो यहाँ मंगल तीसरे भाव में बैठ गए, ऊर्जा उत्साह बढ़ी और भाग्य भाव को भी बढ़ावा दे दिए।
हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यहाँ पढ़ा है कि चाहे मंगल दशम भाव में हो और यहाँ मकर राशि के हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी उच्च के जैसे फल देते हैं, फिर भी उच्च के जैसे फल दे देते हैं। यहाँ पे दो कारण बन जाता है कि एक तो कालपुरुष के कुंडली के अनुसार यहाँ पर मकर राशि पड़ती है, मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं, दूसरा यहाँ पर मंगल देव दिग्बली भी हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा फल दे देते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मकर राशि कालपुरुष की कुंडली में बनती है इसलिए कुछ अच्छे फल देते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली में यहाँ तो धनु राशि ही बनती है, तो सामान्यतः कुछ अच्छे फल देते ही देते हैं। अगर दूसरे भाव से अगर देखते हैं तो यह मंगल देव की यदि 8वीं दृष्टि पड़ती है, वैसे व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे यदि आप ही के कुंडली में दूसरे भाव में मंगल देव हैं, तो उस व्यक्ति के आय के साधन एक नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ अलग से 2-3 आमदनी यानी कि धन वृद्धि हेतु आय के लिए एक से अधिक स्रोत होते हैं, एक से अधिक स्रोत बन जाते हैं, अधिक स्रोत बन जाते हैं। अगर यही पुस्तक में जब समायोजन होता है तो जिस ग्रह ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ होता है उस भाव के फल और जहां पे उसकी दृष्टि पड़ती है, दोनों का समायोजन कर ही फलादेश होता है, क्योंकि फल तो एहसास लग्न को ही होता है और दोनों जगह के फल व्यक्ति को मिलते हैं। अगर यहीं पे शनि की राशि हो जाए या मंगल की नीच की राशि हो तो धर्म में बिल्कुल अरुचि होता है, धर्म में रुचि नाम की चीज नहीं होती। अगर हल्का फल्का होता भी है तो वह परिवेश या घर का माहौल या परिवेश के माहौल के अनुसार। वैसे मंगल का यहाँ पर दृष्टि देना व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाता है। नवम भाव पर जिससे मंगल की दृष्टि पड़ती है, अगर कुंडली का 12वां भाव भी ठीक ठाक हो, नवम भाव पर मंगल की दृष्टि वह भी दूसरे भाव से पड़ रहा हो और 12वां भाव पीड़ित न हो, तो व्यक्ति को दूर से, हम विदेश भी कह सकते हैं या घर के काफी दूर से भी कह सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लगाव होता है जिससे उसको आय की प्राप्ति होती है। यानी कि ओवरऑल यदि देखा जाए तो मंगल का किसी भी भाव से अगर यहाँ पर दृष्टि पड़ता है, खास करके अगर छठे भाव से पड़ता है तो यहाँ से जीव तत्वों से मनमुटाव को करवाता है। अन्य दोनों भावों से यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो वह लाभकारी ही होता है, वह लाभकारी ही होता है। खष्टम भाव से गुरुदेव पड़ता है तो, हाँ जी, अगर खष्टम भाव से भाग भाव पर दृष्टि पड़ता है तो यह नवम भाव से संबंधित जो जीव तत्व बनते हैं उनसे मनमुटाव थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। वहां पर जीव तत्वों से नुकसान थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब आते हैं, मंगल की बात हुई तो अब बुधदेव पर आते हैं कि नवम भाव पर यदि बुधदेव की दृष्टि पड़ती है तो क्या फल हो सकता है।
आप लोग भी इन बातों को अपनी अपनी कुंडली पर लगाएंगे, देखेंगे, आकलन करेंगे कि कहाँ तक कितना प्रतिशत यह बातें प्रभावित हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो वह भी बोलेंगे कि वह क्यों नहीं हुआ, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हाँ स्थितियां क्या बनी। यदि यही बुधदेव, यदि बुधदेव की दृष्टि पड़ती है नवम भाव पर, यह सामान्यतः अच्छा फल देता है, नुकसानदायी नहीं होता। यह भाई बहन या जो भी यहाँ से जीव तत्व वाली बात होती है उसके लिए भी लाभकारी होता है। बुधदेव के नवम भाव पर देखना है, क्योंकि नौवें भाव से हम लोग दूर की यात्रा भी देखते हैं, विदेश वाली बात देखते हैं या कल्चर चेंजिंग वाली बात देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये नहीं कि विदेश ही, अगर बुध का नवम भाव पर दृष्टि पड़ रहा हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन विदेशी कंपनियों का ऑफिस आपके इंडिया में होता है, उस ऑफिस में भी व्यक्ति काम कर सकता है। यानी कि विदेशी कंपनियों में काम करे या व्यक्ति विदेश जाए, क्योंकि नवम भाव विदेश यात्रा का भी है या काफी दूर के लंबी यात्राओं का भी है। यह सामान्यतः अच्छे ही फल देते हैं। हाँ, फल में खराब तब होता है जब उनकी नीच की राशि हो जाए। ग्रहगण का फल विपरीत होता है या नुकसान होता है या कम होता है, फलों में अंतर तब होता है जब ग्रहों की नीच की राशि यहाँ पर हो, नीच की दृष्टि हो जाए तो वह ज्यादा हो जाता है, या शत्रु राशि हो जाए तो हो जाता है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से भी देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से भी देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव से भी देखेंगे नवम भाव को। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भी कारक हैं एवं नवम भाव के भी कारक हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न से देखते हैं, यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न से देखते हैं, तब व्यक्ति को बुद्धिमान, तेजस्वी, प्रतापी, सत्कर्मी, हर प्रकार के अच्छे फल देते हैं। अगर तीसरे भाव से देखते हैं तो व्यक्ति को लेखक बनाते हैं, भाग्य की क्षेत्र में उन्नति करेगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के कारक हैं। तीसरा भाव क्या है? लेखन कला भी है। यह भी देखा जाना चाहिए कि भाग्य में सहयोगी नवम भाव क्या है? भाग्य भाव है, और उस पर जो भी भाव, जो भी ग्रह अगर देखता है, जिस भाव से देखता है तो उस भाव के गुण धर्मों को लेकर वहां देखता है। जो ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव के गुण धर्मों को कुछ ना कुछ वह अवशोषित कर लेता है। यह बातें सभी ग्रहों पर लागू होती है। एक बार फिर से बता दीजिए गुरुजी, क्या बोला आपने? हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए आपने जो बताया अभी। हमने यह कहा है कि हर भावों में वृद्धि, भाव के कार्यों में वृद्धि। अब यहाँ पे नवम भाव है, यह भाग्य भाव है, एक धर्म भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति धार्मिक ग्रह है ही, तो धार्मिक ग्रह यदि धर्म भाव को देखे तो धर्म में तो उन्नति होनी ही है, चाहे वह किसी भी भाव से देखे। परंतु धर्म की वृद्धि होना अलग बात है, वह तो आत्मा की संपन्नता की बात है। लेकिन भाग्य समृद्ध वह दिखावा भी है कि हमारा भाग्य कितना आगे जा रहा है, हम कितने मजबूत हो रहे हैं, हमारे पास में कितनी समृद्धि हो रही है, या हम अवनति को जा रहे हैं, हमारा भाग्य खराब हो रहा है, हम नीचे की तरफ पतन हो रहा है मेरा, या हमारी उन्नति हो रही है। यह सब देखने वाली चीज है। तो एहसास दूसरे व्यक्ति भी एहसास कर लेते हैं। तो इस प्रकार की बातें हर भावों पर लागू होता है। तो वह भाव का वह काम किस प्रकार से आगे बढ़ेगा तो या पीछे जाएगा, किन गुणधर्मों के कारण पीछे जाएगा।
तो जो ग्रह देखते हैं किसी भाव को, उसके आलोक में कुछ ना कुछ आगे या कुछ ना कुछ पीछे होता है। हमने अभी कहा कि तीसरा भाव से यदि देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो वह किसी भी भाव से देखें, व्यक्ति तो धार्मिक धर्मपरायण होगा ही होगा। तीसरा भाव लेखन का भी है। नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, तो वहां की भी तो गुण धर्मों को कुछ ले लेंगे, उसी का तो प्रभाव डालेंगे, तो लेखन कला भी, यानी कि व्यक्ति लेखक भी बन। यदि आप ही लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, अगर आपके तीसरे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप जो पढ़ते हैं उसी को एक सलीके ढंग से आप लिखें, नोट्स बनाएं एक किताब के भांति, फिर देखें अपने मित्रों को, अपने गुरुजनों को, अपने शिष्यों को वह कॉपी दिखलाए तो बड़ा प्रसन्न होगा और उससे वह बहुत कुछ नया सीख पाएगा। यदि उस प्रकार के आप पूरा बात लिख पाते हैं तो वह किताब भी लिख सकते हैं। हमारे कितने शिष्य लोग हैं जो पुस्तक लिख भी रहे हैं, शायद एक दो भजनों ने तो लिख भी दिया, शायद छपा हो। हमारी पुस्तक तो आधी अधूरी ही रह गई, हम लिखते रह गए, छूट गया बीच में। अगर यही पंचम भाव से देखते हैं, यदि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से देखते हैं तो यह पंचम भाव संतान का है, और पंचम से पंचम यह भी संतान का भाव हो गया, भाववत भाव। तो संतान सुख, पुत्रवान, विद्या, संपत्ति, क्योंकि पंचम भाव से भी आय का विचार किया जाता है। पंचम भाव से भी आय का भी आय का विचार किया जाता है। तो यदि पंचम भाव में है तो यह आकस्मिक लाभ और यह यहाँ के भी लाभ को देखेंगे, और भाग्य की भी वृद्धि, ज्ञान विद्या भी, तब तो यह और उत्तम ही हो गया। उत्तम हुआ या नहीं हुआ? जी गुरु जी, काफी उत्तम हो गया। वैसे देवगुरु बृहस्पति के बारे में एक बात बतलाई गई है और दृष्टिगोचर भी होता है, अनुभव में भी आता है कि देवगुरु बृहस्पति अकेले किसी भी भाव में हो तो उतने उस भाव के लिए उतने अच्छे फल नहीं देते। तो यह तो नियम लागू होता है जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां के लिए, लेकिन जहां देखते हैं वहां के लिए बहुत अच्छे फल देते हैं। अब आते हैं शुक्रदेव पर। शुक्रदेव तीसरे भाव से, शुक्रदेव की एक ही दृष्टियां होती है, वह तीसरे भाव से या सातवीं दृष्टि देखते हैं। हम लोगों ने पूर्व की भी कक्षा में पढ़ा है कि देवगुरु बृहस्पति या शुक्रदेव की दृष्टियां चाहे जहां पड़ती हो लाभकारी ही होता है, नुकसान कभी नहीं देता होता। हाँ, इनकी नीच की दृष्टि ना हो। शुक्रदेव की नीच राशि जो होती है वह 6 नंबर की राशि होती है। इस राशि को यदि देखते हैं तो सामान्यतः शुक्रदेव यदि शत्रु राशि को भी देखते हैं या देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि को भी देखते हैं तो अच्छे फल ही देते हैं। हाँ, हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक में यह भी पढ़ा है कि जो शुभग्रह होते हैं, प्रमुख शुभग्रह कौन कौन है? और शुक्र, गुरु शुक्र चंद्रमा। चंद्रमा एवं बुध भी शुभग्रह ही है, लेकिन यह समयानुसार है जी, कंडीशनल। चंद्रमा पक्ष बल के कारण, यानी कि अपने गति सूर्य की सानिध्यता पाकर इनमें छिंटा जाती है। मतलब कि इनकी गति ही इनको कभी शुभ कभी अशुभ बना देता है, और बुध को संसर्ग दोष लगता है। बुध को संसर्ग दोष, जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह तक कभी अशुभ ग्रह का काम करते हैं, कभी पाप ग्रह का भी काम करते हैं। परंतु गुरु एवं शुक्र तो सदैव शुभ ग्रह होते हैं ना। जी गुरु जी, हम यहाँ पर आप लोगों से यह सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप लोग में से कई सदस्य ऐसे हैं
कई सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने फल दीपिका पुस्तक में पढ़ा है कि जो शुभाग्रह होते हैं, जैसे गुरुदेव ही हैं, यदि या शुक्रदेव हैं, उनकी नीच दृष्टि भी जहां पड़ती है, बात फलादेश दो प्रकार का होता है, एक समृद्धि से संबंधित और एक बीमारी से संबंधित। फलादेश के दो ही कायदे हैं ना, एक उन्नति के हेतु फलादेश आप करते हैं या बीमारी हेतु करते हैं, या और कोई फलादेश होता है? यही होता है। बीमारी से संबंधित यदि फलादेश हो तो कोई भी ग्रह यदि शत्रु राशि को देखता है या नीच राशि को देखता है तो वह बुरा फल देता है। परंतु प्रश्न यदि समृद्धि की हो तो हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक में स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि शुभाग्रह यदि नीच राशि को भी देखते हैं तो शून्य फल देते हैं, यानी कि बुरे फल नहीं देते। और ऐसा हम लोगों ने फलादेश की बातों पर हम लोगों ने अमल भी किया, देखा भी तो सत्य पाया। या यह बात पढ़ने वाले आप लोगों में से कई सदस्य हैं जिन्होंने फल दीपिका पुस्तक के उस पन्ने को जब हम लोग पढ़ रहे थे आप लोगों ने देखा होगा। जी। याद आ रहा है आप लोगों में से किसी को? शायद नहीं, तो पुनः आप लोग फल दीपिका पुस्तक एक बार आप लोग अवश्य पढ़ेंगे, एक बार अवश्य पढ़ेंगे। कि शुभाग्रह अपने नीच राशि को भी देखते हैं तो वह शून्य फल देते हैं, अशुभ फल नहीं देते। शुभ फल नहीं देते, शून्य फल। जी, अशुभ फल नहीं देते, शून्य देते हैं। जी हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि सुनना चाहते हैं आप लोगों के द्वारा कि आप लोगों ने पुस्तक में क्या पढ़ा कि यदि उच्च राशि को कोई ग्रह देखता है तो अगर बात समृद्धि की हो तो 100% फल देगा, मूल त्रिकोण राशि को 75% फल देगा, अपने स्वराशि को मित्र राशि को कम देगा, शत्रु राशि को नहीं देगा। अगर अपने नीच राशि को भी देखता है तो शून्य फल देता है। जी। तो शून्य का मतलब यह होता है कि खराब फल नहीं देता है, बुरा फल नहीं देता है, शून्य देता है, यानी कि कुछ उसके बारे में करता ही नहीं। तो गुरु एवं शुक्र की सदैव कहीं भी दृष्टि पड़ती है तो लाभकारी ही होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि शुक्रदेव की दृष्टि पड़ने से भाई, मित्र, पड़ोसी इत्यादि सबका सहयोग होता है। व्यक्ति, अब यहाँ भाग्य भाव है, शुक्र कला का कारक है, तो हम अनेक कलाओं को जानने वाले हो सकते हैं। परंतु अगर यही शुक्र की दृष्टि हो नवम भाव पर और शुक्र प्रीत हो, यानी कि तीसरे भाव में शुक्र हो, शुक्र प्रीत हो, अंश बल से खराब हो, ग्रहण दोष में हो, राहु इत्यादि से दृष्ट हो, तो यह दो चीज दे देता है। यहाँ दसम भाव नवम भाव पर शुक्र की दृष्टि, यह 12वें भाव का कर्म भूमि भी है, तो व्यक्ति को कामी भी बना देता है। अगर शुक्र खराब हो तो, शुक्र खराब हो तो कामी भी बना देता है। या विवाह में विलंब होता है, हालांकि शुक्र तीसरे भाव में है, देख रहा है दसम भाव को, और विवाह होता है 7वें भाव से। 7वें भाव पर शुक्र का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन अदृश्य प्रभाव बनता है। क्या बनता है? अदृश्य प्रभाव बनता है। यही तो कुंडली का विश्लेषण होता है, यही तो कुछ गूढ़ रहस्य तथ्य होते हैं जो हम सबों को समझना चाहिए। हम बार बार इसी तथ्यों को 2-3 बार हमने कहा कि जब किसी की शादी, किसी भी व्यक्ति की शादी हो, पुरुष हो या महिला हो, शादी होता है तो 7वें भाव एक्टिव होता है। फिर 12वां भाव, 12वें भाव का कर्म भूमि, और शुक्र क्या है?
आपसी संबंध, और वही पीड़ित है, और वह 12वें भाव के कर्म भाव को पीड़ित सुख देख रहा है, तो वह साधन मिलने में विलंब, या शादी होने में देर, या वो इसमें भी समस्या है। यदि यही खराब है तो इसका कर्म भूमि ही खराब है, तो क्या हो सकता है? व्यक्ति कामी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या शादी में ही। अब शादी में विलंब क्यों? यदि तीसरे भाव में शुक्र है तो शादी में विलंब होने की समस्याएं होती है, तो आखिर क्यों? तो आप इन लोगों के तथ्यों को आप लोगों ने समझा होगा कि आखिर ऐसा क्या। अब आते हैं शनिदेव। तो शनिदेव 3 भावों से शनिदेव की दृष्टि यहां पर पड़ेगी। ऐसा इससे साफ है। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि 9वें भाव पर विभिन्न भावों से शनिदेव की जो 9वें भाव पर दृष्टि पड़ती है उसके क्या फल हो सकते हैं। तो यदि 7वें भाव से शनिदेव 9वें भाव को देखते हैं, तो शनिदेव के बारे में एक बात हम सबों को समझ लेना चाहिए कि शनिदेव के बारे में सभी पुस्तकों में सामान्यतः लिखा गया है कि शनिदेव केवल अपनी राशि या अपनी उच्च राशि को देखते हैं, वहां शुभ फल प्रदान करते हैं। किसी भी राशि को देखते हैं तो नुकसान ही करते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। शनिदेव भी पापाग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है। शनिदेव जिसके 7वें भाव में होते हैं तो वैसे भी विवाह में विलंब, वैसे भी विवाह में विलंब। और अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि 9वां भाव 12वें भाव का कर्म भूमि भी है, और वहां पे विलंब को दर्शाना, यानी कि 12वें भाव के कर्म भूमि को विलंब, शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है तो वहां के फलों में देर से प्राप्ति होती है। यह भी सूत्र है। कुंडली में अन्य कोई योग बने हुए हो, कुंडली में अन्य कोई भी योग बना हुआ हो, बुरा योग, तो यह द्विभार्या योग या विवाह विच्छेद योग को भी दर्शाता है। तो जब विवाह में दूरियां बढ़ती है, एक शादी टूटती है, तभी तो दूसरी शादी होती है, तो रिश्तों में टूटाव होने की संभावना। लेकिन यदि शनि यहीं पे अच्छी स्थिति में हो तो यह बातें लागू नहीं होती। और यह भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई पापाग्रह कहीं पे भी बैठ के कोई अशुभ योग का निर्माण कर रहा हो, और उसी अशुभ ग्रह पर यदि किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, तो उस अशुभ योग का प्रभाव नहीं होगा, क्या हो जाता है? अशुभ प्रभाव नहीं होगा। नहीं होता। तो फलादेश करने से पहले हम लोगों को इन सभी बातों को भी देखना चाहिए, सोचना, देख करके समझना चाहिए। यदि तीसरे भाव से देखते हैं तो यहां कुछ अच्छी स्थिति बन जाती है। तीसरा भाव संचार का है, तीसरा भाव संचार का है, तीसरा भाव उपचय भाव भी है। उपचय भाव में पापग्रह वैसे थोड़े अच्छे फल भी देते हैं। शनि कर्तव्य के कारक है, शनि कर्तव्य के कारक हैं। और 6ठा भाव किस चीज का होता है? कर्तव्य के लिए संघर्ष का होता है। मतलब 6ठा भाव तो संघर्ष का ही है ना, प्रतिस्पर्धा का ही है ना। 6ठे भाव से हम लोग किस क्या चीज देखते हैं? कंपटीशन, प्रतियोगिता, रोग, स्पर्धा। रोग, रिपु, शत्रु। ठीक है, शत्रुता तो बात है, रोग ऋण अलग बात है, ठीक है, वो तो थोड़ा। लेकिन अगर हम लोग सकारात्मक सोचे, यदि हम सकारात्मक सोचे
तो तो प्रतिस्पर्धा छठे भाव से हम यह देखते हैं कि हम आपको पीछे कैसे छोड़ दें। हम कंपटीशन। अपने कर्तव्यों से, हम अपने कार्यों से, हम अपने मेहनत से पीछे आपको कैसे करके हम आपसे आगे कैसे हो जाएं, यही तो छठा भाव दर्शाता है ना। यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। हम लोग, आप ही के बच्चे, हमारे बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जी जान लगा देते हैं, अपने खास मित्र को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं। यह होता है कंपटीशन। तो 10वां भाव कर्म का है और शनि कर्म के कारक भी है। शनि से हम प्रोफेशन इत्यादि देखते हैं, जो कुंडली के 10वां भाव। तो 10वें भाव के प्रमुख रूप से शनि विचारक हो जाते हैं, और 10वें से तीसरे बैठ जाना, यानी कि प्रतिस्पर्धा, 10वें भाव के प्रतिस्पर्धा भाव में बैठ जाना। और 10वें का यह उपचय भाव भी है, लग्न कुंडली का भी उपचय भाव है, और यह संचार भी है। यह काफी प्रतिस्पर्धा देते हैं और भाग्य को देख रहे हैं। तो फिर क्या हो गया? तो व्यक्ति के कार्य इत्यादि अच्छे हो जाते हैं, व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है, व्यक्ति धनवान हो जाता है। परंतु तीसरा भाव क्या है? यह भाइयों का भाव है, पापग्रह की स्थिति बन जाती है, थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। हालांकि अब यहाँ पर बैठेंगे तो पंचम भाव को भी देखेंगे, यहाँ पर बैठेंगे तब 12वें भाव को भी देखेंगे, तो अलग अलग भावों पर बैठ गए तब तो काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो यदि उस प्रकार से भी कहेंगे तो हम लोग उस प्रकार से भी समझ सकते। तीसरा भाव संचार का भी है, थोड़ा सा व्यक्ति योगा वोगा करने वाला हो सकता है। अब यदि 12वें भाव से यदि अगर 10म भाव को देखे तो यह अच्छा भाव नहीं होता, यह अच्छे फल नहीं देते। 12वें भाव से 9वें भाव को देखना यह हर प्रकार से नुकसानदायक ही हो जाता है, क्योंकि 12वां भाव क्या है? तो मोक्ष भी है और सजा भी। मोक्ष भी है और सजा भी है, और खर्चा भी है। और पापग्रह जहां बैठते हैं वहां फिजूल खर्ची करवा ही देते हैं। आरोप वगैरह, सजा वगैरह है तो शनिदेव पापग्रह हो जाते हैं तो मिथ्यारोप हो सकता है। अगर शनि पीड़ित हो तो कुछ ना कुछ सजा वगैरह होते रहता है व्यक्ति, या होने की संभावनाएं। यदि कुंडली में कारागार योग भी बन रहा हो और शनिदेव 12वें भाव में हो, तो भले व्यक्ति कोई गलती करे ना करे, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति मिथ्यारोप में भी फंस के चला जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की यह कक्षा 9वें भाव पर सभी ग्रहों के दृष्टिफल पर जो चर्चा हुई आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम अब यह जानना चाहेंगे कि आप सबों के कुंडली में 9वें भाव पर कौन से ग्रह हैं, भले किस ग्रह की दृष्टि है जो हम लोगों ने चर्चा किया, क्या वह आप लोगों के लिए वह कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है।